हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने हमेशा की तरह थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। और जैसा कि आपने बोर्ड पर भी देखा है, आज हम लिखे हुए हैं कक्षा 10th गणित अनसॉल्व 2019 सेट नंबर 1 और सेट का जो कोड है वो है AP। आज हम अनसॉल्व करने जा रहे हैं 2019 के मैथमेटिक्स के, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सॉल्व करने के लिए मिल सके। और आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल में ऐसी अच्छी 9 से 12th क्लासेस तक की वीडियोस रेगुलरिटी से आती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखें, इस पे लिखा है अनसॉल्व आप कभी भी शुरू करेंगे और कक्षा 10th में कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं, कक्षा 10th में अगर पढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप वीडियोस देख ही रहे होंगे। कक्षा 10th में आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र 70 नंबर का आता है। और ये जो हमारा सेट है 2019 AB कोड का है। आप अवतार, अग्रपाल किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, आप अपने कोड को मैच कर लीजिए, क्योंकि अग्रवाल में ये पहला सेट है और अवतार पब्लिकेशन में हो सकता है आगे पीछे हो। आपको बारी बारी से अनसॉल्व को यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको 70 में 70 मार्क्स चाहिए, बेस्ट परसेंटेज आप चाहते हैं, तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इसी अनसॉल्व से ही पेपर एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि 70 में 70 पूरा का पूरा फंस ही जाता है। आप प्रत्येक प्रश्नों को हमारे साथ रेगुलरिटी से सॉल्व कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूपी बोर्ड में जो पेपर आते हैं 3 घंटे 15 मिनट के आते हैं। 15 मिनट आप हमेशा याद रखिए, आपका ये जो 15 मिनट है स्पेशली यूपी बोर्ड के माध्यम से स्पेशली बच्चों को इस रीज़न से दिया गया ताकि बच्चे पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से अध्ययन कर लें और पेपर पूर्ण कर लें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया बोर्ड में कि कई बच्चों ने पेपर किया लेकिन वो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना ही भूल गए। इसलिए यूपी बोर्ड ने एक निर्णय लिया कि 15 मिनट आपको दे दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को अध्ययन कर लें और पूरे प्रश्न को और पूरे प्रश्न पत्र को आसानी से सॉल्व कर लें। हम देखेंगे सभी खंड कीजिए। आप यूपी बोर्ड में जब भी पेपर देंगे तो याद रखिए आपके पहले प्रश्न में का, खा, गा, घा, ड़ा और चा कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 आपके बहुविकल्पी प्रत्येक एक नंबर का मिलेगा। याद रखिए बहुविकल्पी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में होते हैं। यदि आपसे ये बने सो बने और नहीं बने तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो कई ऑप्शन होता है, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में आपके 4 विकल्प दिए होंगे। आप पेपर में अगर इन बहुविकल्पी को सॉल्व करते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप सॉल्यूशन लिखें, और यदि आप लिखना चाहते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है ये मैथमेटिक्स है, बगैर सॉल्यूशन के नहीं आती। यहाँ पर सिर्फ एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके ही लिखिए, और यदि नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि आप पूरा सॉल्व करके ही आंसर दें। ठीक है, सॉल्व करने का यूपी बोर्ड में तरीका क्या होता है कि आपने प्रश्न पहले का किया, तो प्रश्न पहले का देखते हैं। तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल बीचों बीच जो कॉपी मिलती है उसमें बीचों बीच डालिए
प्रश्न संख्या पहले का नंबर। बिल्कुल इसी अंदाज में करेंगे तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी। और एग्ज़ाम में आप हमेशा एक चीज़ दिमाग पे बैठाइए कि आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर को समझाना है। आपको एग्जामिनर को समझाना है, तो एग्जामिनर को समझ में अगर बेस्ट आया तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेगा। ये हमेशा दिमाग पे बैठाइए आपको एग्जामिनर को प्रश्न का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एग्जामिनर को समझाना है। उसको अच्छा समझ में आएगा तो आपको करेक्ट मार्क्स मिलेगा। और इस तरीके से लिखिए ताकि उसको कॉपी चेक करने में भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए करने का तरीका क्या होता है, प्रश्न संख्या पहले का। मैं इसी सेट में तरीका बताऊंगा करने का, बाकी आप अपने तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। बाकी तरीका यही रहेगा, प्रश्न संख्या पहले का। क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये बताना मैं। तो सबसे पहली चीज तो देखो, हम यहां लिख देंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। ये रहा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और आपको हमने जब पढ़ाया था और जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने अवश्य बताया होगा कि कोई भी बहुपद में या किसी भी समीकरण में, द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में जितनी घात होती है उसके उतने हल निकलते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, जितनी घात उतने शून्यक। बहुपद में जितनी घात उतने शून्यक और द्विघात समीकरण में जितनी घात उतने मूल। द्विघात बहुपद में जो x के या y के जो चर के हल निकलते हैं उनको शून्यक बोलते हैं। किसमें, द्विघात बहुपद में। और द्विघात बहुपद यानी 2 घात यानी 2 शून्यक। और द्विघात समीकरण में जो x या y चर के जो हल निकलते हैं उन्हें हम मूल बोलते हैं। और द्विघात समीकरण में जितनी घात उतने मूल, जितनी घात उतने शून्यक। यानी द्विघात बहुपद यानी कि अधिक से अधिक 2 शून्यक निकल सकते हैं और द्विघात समीकरण अधिक से अधिक 2 मूल निकल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या, आपको प्रत्येक प्रश्न को एकदम बेस्ट तरीके से पेपर में करना है। पहले का खा, ठीक है। अब पहले का खा देखते हैं। कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे सबसे सरल तरीका क्या कहता है। tan a बराबर 4/3 और जो हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, यहाँ लिखते हैं हम लाल बटे कक्का वाला। तो उसमें tan क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो गया हमारा 4, आधार कितना हो गया 3। और sec हमारा क्या होता है, ये होता है cos हमारा, आधार बटे कर्ण। और जो हमारा sec होता है ना वो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि हमें कर्ण चाहिए। ठीक है ना, कर्ण चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा जो कि 3 का स्क्वायर और लंब जो कि 4 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 प्लस का 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 और वर्ग घटेगा तो करनी में 25। तो कर्ण बराबर प्लस माइनस का 5, क्योंकि अंडर रूट में कभी भी जो भी वैल्यू निकलती है वो हमेशा प्लस माइनस में निकलती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए sec a बराबर cos का अपोजिट, cos होता आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। लाल बटे कक्का से निकलता है यार, एकदम इजी होता है। ठीक है, लाल बटे कक्का से निकलता है। कर्ण कितना है
5 और आधार कितना है 3, तो 6 के बराबर कितना हो गया 5/3। 5/3 5/3 ये रहा चौथा नंबर। चौथा नंबर ठीक है, इसको मिटा दें। ये प्रश्न 2 है। अब यहां पर प्रश्न संख्या हम देखते हैं। प्रश्न संख्या पहले का गा नंबर, ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से हम लिखना बताएंगे, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि भाई बोर्ड ही भर जाएगा, हम कम से कम प्रश्न बता पाएंगे, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व कराना आपको। प्रश्न संख्या 1 का गा नंबर बोल रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, ये डबल टाइम लिख दिया इसलिए काट दिए। सबसे पहली चीज लिखते हैं 1 से 10 तक की सम संख्याएं। 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या होंगी 2 4 6 8 10। 1 से 10 तक की, बीच की नहीं बोली, 1 से 10 तक की सम संख्याएं 2 4 6 8 10। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्याओं का योग। संख्याएं नहीं करते, यहां पर लिखते हैं, यहां पर ऐसा कर लेते हैं सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला लिख लेते। कभी भी समांतर माध्य कितने भी पदों का पूछता है, सभी पदों को जोड़ दीजिए और टोटल जितने पद है बटे में पदों की संख्या लिख दीजिए। समांतर माध्य को बेसिकली x बार से शो करते हैं। सभी पद यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और पदों की संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5 कितना हो जाएगा 6 6 12 8 20 और 10 30 बटे 5 और 5 से भाग देंगे 6, तो समांतर माध्य क्या निकला 6। ऑप्शन देखते हैं 6, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, इसके बाद क्या रहा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो प्रश्न संख्या पहले का घा नंबर इसी अंदाज में कीजिए। आप पेपर में जब भी कीजिए इसी अंदाज में कीजिए। इसको पहला पेज मान लो, दूसरा पेज मान लीजिए, पेज वाइज फिर इनको बीचों बीच हेडिंग डाला करिए। हेडिंग बीच में भी डालने का रीजन होता है, अगर आपने सेकंड कॉपी ली, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपने सेकंड कॉपी ली, आप ये मानिए ये आपकी एक कॉपी है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपने क्या किया, इसके एक कॉर्नर पे आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है, इस कॉर्नर पे डाल दी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। देखो मैं आपको दिखा दूं, इस कॉर्नर में आपने क्या की, हेडिंग डाल दी किनारे में, ठीक है, दिख रहा आपको। आपने सपोज करो हेडिंग डाल दी और आपने ली सेकंड कॉपी, और सेकंड कॉपी ली तो सेकंड कॉपी में देखिए ये स्थिति होगी, आप धागा बांधेंगे सेकंड कॉपी में, इस स्थिति में धागा बांधेंगे। तो जो आपने हेडिंग डाली थी, जो मैं बताना चाह रहा था, हेडिंग आपने यहाँ डाली तो वो क्या होगी, हेडिंग आपकी देखिए धागे के साथ दब जाएगी, और दब जाएगी तो प्रश्न संख्या दब जाएगी, और प्रश्न संख्या दबी तो आप सोचिए आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए पेज के बिल्कुल बीचों बीच हेडिंग डालिए, बिल्कुल बीचों बीच हेडिंग, ठीक है, एक सही तरीका होता है ये। तो प्रश्न संख्या पहले का घा शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखिए यार, कोई भी संख्या होती है P/Q के रूप में, और P हमारा अंश होता है, ठीक है, और Q क्या होता है, हर होता है। अगर कोई भी संख्या शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि शांत का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि 12 में 2 से भाग दिया 6, या फिर ऐसा बोल दें 1 में 2 से भाग दिया 2.5,
यानी कि भाग देने में पूरी पूरी संख्याएं खत्म हो जाए। और अशांत क्या होती हैं, जैसे 1/3 भाग दिया 0.3333333 जाता ही जाए, भाग खत्म ना हो, वो अशांत प्रसार की संख्याएं होती है। दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, शांत हो जाए संख्या, और भाग जाता ही जाए यानी कि अशांत प्रसार का हो गई। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव के रूप में अगर कोई संख्या होती है तो उसके हर में आप हमेशा ध्यान दीजिए, या तो 2 की पावर m के रूप का होना चाहिए हर, या 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, ये या ये। ठीक है, आप हमेशा गौर करेंगे यदि किसी संख्या का जो हर है ना वो 2 की पावर के रूप का हो, 5 की पावर का रूप का हो, है ना, 2 की पावर के रूप का सिर्फ 2 हो, मतलब हर में 2 की घात हो, या 2 हो, या 5 हो, या 5 की घात के रूप का है, या फिर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कुछ ऐसी स्थिति में अगर मिलता है हर, तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गौर करें, सबसे पहली चीज तो हमें यही एक संख्या ऐसी दिख रही है, क्योंकि गौर कीजिए अगर इसको ध्यान दें, 164 हो गया, 30 हो गया, 462 हो गया, यहाँ पर जो 625 लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं अपन 5 की घात 4। कितना लिख सकते हैं, 5 की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 227/625 और 227/625 को लिखेंगे 5 की घात 4। और मैंने बोला यदि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है तो उस परिमेय संख्या का जो हर होगा वो 2 की घात m के रूप का, 5 की घात m के रूप का, या 2 और 5 की घात के रूप का। तो यहाँ का जो हर है वो किस रूप का है, 5 की घात m के रूप का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि यही संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार। यही तो पूछा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी कि 227/625। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, आंसर यानी कि तीसरा नंबर, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब प्रश्न संख्या पहले का अड़ा नंबर। ठीक है, अब पहले का अड़ा नंबर क्या कह रहा, निम्न चित्र में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, आपको देखो पता होना चाहिए वृत्त के बाहर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री, POQ बराबर कितना, 110 डिग्री, और ये क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। 110 डिग्री हो POQ, तो PTQ ज्ञात करना है, PTQ। ठीक है यार, ध्यान दो, ये एक क्या है, चतुर्भुज है ना, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो ध्यान दो, ये P यानी कि 90, POQ 110 और ये 90 डिग्री, प्लस PTQ, ये कौन, PTQ बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये 90 होता ही है वृत्त के कॉन्सेप्ट में, ये लंबवत होता ही है, ये 110 है। POQT गौर करें, एक चतुर्भुज है, तो इसका और इसका कोण का योग कितना होगा, 360। इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 290। कितना हो जाएगा, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। तो क्या करेंगे, PTQ बराबर 360 माइनस का 290, और 290 घटा 360 में से तो बचेगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या पहले का 4 नंबर। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई
52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। अब जो गड्डी खेलता होगा उसको पता होगा कि 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें इक्के कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिख लें हम इक्कों की संख्या बराबर कितनी होती है 4। कुल पत्ते बराबर कितने 52। एक 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं और गड्डी में पत्ते टोटल कितने 52। तो एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। इक्का आने की प्रायिकता तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता जो कॉन्सेप्ट होता है पीई करके लिखते हैं। पीई बराबर क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रायिकता निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल तो 52 है, अनुकूल कितने हैं 4 और इक्का ही निकालना है। तो प्रायिकता पीई बराबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 4 बटे 52 और 4 से भाग देंगे तो बचेगा 1 बटे 13। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटे 13 और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो आप याद रखिए बोर्ड परीक्षाओं में जब भी आपको सॉल्यूशन करना है तो कुछ इस अंदाज में प्रश्नों को लिख के एकदम परफेक्ट ढंग से लिखें ताकि एग्जामिनर को एकदम अच्छे से समझ में आए। तो ये पहले नंबर के प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। का खा गा घा अड़ा और चा, ये रहा प्रायिकता 1 बटे 13। तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब दूसरे नंबर के खंड को देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए। तो आप याद रखिए कि आपका जो पहला खंड आता है और दूसरा खंड आता है इसमें जो प्रश्न होते हैं वो 1-1 मार्क्स के होते हैं। जैसे कि बहुविकल्पी थे उसमें 6 प्रश्न थे और ये 4 प्रश्न। कुल मिला के आपके 10 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं, यानी 1-1 नंबर के 10 प्रश्न, यानी टोटल 10 मार्क्स के पहला और दूसरा आपका 10 मार्क्स के प्रत्येक 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए और दूसरे का क्या कह रहा है यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस का 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखते हैं हम प्रश्न संख्या, दूसरे का नंबर। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस का 2√5 px प्लस का 15 बराबर 0, ये रहा px स्क्वायर माइनस का 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 है ना। इसके दो मूल समान है। यदि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है अगर आपको याद हो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, और इसको एक्चुअल अपन बोलते हैं विविक्त कर d। और ये क्या होता है अगर 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाता है तो 2a, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 0 तो माइनस b बटे 2a और माइनस b बटे 2a, दो समान मूल लिख ले। क्या निकले, दो समान मूल लिख ले। और यही कॉन्सेप्ट होता है यदि एक द्विघात समीकरण के दो समान मूल होते हैं ना तो विविक्त का d बराबर क्या होता है 0 होता है। हमने आपको निकाल के भी बताया अगर d की प्लेस पे ये विविक्त करी तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह पे अगर 0 करते हैं तो माइनस b बटे 2a। अब दिमाग में आएगा सर जी माइनस b बटे 2a बच रहा, आपने 2 क्यों लिखे, तो भाई द्विघात समीकरण दो मूल प्लस माइनस का मतलब है दो मान, इसलिए ऑप्शन तो कोई है नहीं है 0 में, तो सीधा माइनस b बटे 2a माइनस b बटे 2a। और जब भी दो द्विघात समीकरण के समान मूल देता है और समान मूल का मतलब है कि विविक्त का मान d बराबर 0 कर देना। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a बराबर हमारा क्या x स्क्वायर का गुणा
b क्या है हमारा x का गुणांक, ये रहा पूरा, माइनस का 2 रूट 5 p। क्यों, ये तो सूत्र में टोटल प्लस है, ये तो माइनस है, तो माइनस का 2 रूट 5 p। और c बराबर कितना देगा 15, यानी कि अचर पद। तो क्या लिखेंगे, यदि मूल समान है तब d बराबर 0, और d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac, और b की प्लेस पे माइनस का 2 रूट 5 p का स्क्वायर, 4a की प्लेस पे p और c की प्लेस पे 15। वर्ग करेंगे, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने में माइनस का चिन्ह क्या होता है, प्लस। और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5, और p का वर्ग p स्क्वायर। रूट 5 का वर्ग में क्या होगा, इसकी करनी खत्म हो जाएगी, 4 इंटू पी इंटू 15, 5 से भाग दिया 3 बार, और 4 से 4 कट गया, यानी कि p स्क्वायर बराबर कितना बचा 3p। ठीक है ना, 4ac। ठीक है, अब 4 से 4 कट गया तो 5 से भाग दिया 3 बार, और p स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा 3p बराबर 0। और याद रखिए, कभी भी द्विघात समीकरण वाले चैप्टर के अगर आप मान हल कर रहे हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पर गौर करिए, p से p कैंसिल कर सकते थे, मत कीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं। ठीक है ना, और p स्क्वायर और 3p इस तरफ ले लिया माइनस का। अब देखिए p कॉमन लेने पे कितना बचेगा, p माइनस 3, इसका एक p बच जाएगा, इससे p निकालेंगे, और 3 का p चला गया तो सिर्फ 3 बचेगा। तो एक p बराबर क्या निकलेगा 0, और p माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि p बराबर 3। तो मान क्या निकलेंगे, p बराबर 0 या 3, 2 मान निकल आएंगे, और ये क्या है आंसर। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया था, इसको मिटा देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल समझा दें, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर होने से क्या है ना, आप कोई भी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे वो जितना भी कठिन हो। और हालांकि कठिन कुछ होता नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप कोई भी प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरे का खा नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पासा को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल प्रतिदर्श, यानी कि घटना, प्रतिदर्श घटना। अब एक पासे को अगर एक बार उछालते हैं तो पासा होता क्या, बेसिकली पासा होता क्या, पासा यही तो होता है जो लूडो खेलते हैं अपन, है ना। पासा यही तो होता, 1 लिखा होगा या 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, और फ्रंट पे 6 लिखा होगा, यही तो रहता। तो अगर एक पासे को उछाला जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, टोटल प्रतिदर्श कितने हो जाएंगे 1 से लेकर 6 तक, यानी कि इनकी संख्या बोला जाए, संख्या कितनी होगी, अतः कुल परिमाण बोल सकते हैं, अतः कुल परिमाण कितने हो जाएंगे 6, यानी कि 6 घटनाएं घटित होंगी। अगर एक पासे को हम फेंकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 घटनाएं घटित होंगी, इसलिए कुल परिमाण कितना हो गया, कुल रिजल्ट जो निकलेंगे, कुल परिमाण के परिणाम बोल दीजिए या घटना बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या, यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या आने के परिणाम कितने होंगे। अभाज्य संख्या आपकी कहाँ से शुरू होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। अब यहाँ पर जो अभाज्य संख्या शुरू होती है वो 2 है, वो 3 है, और वो 5 है, यानी कि टोटल कितनी है 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी,
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने, 3 घटनाएं हैं, अभाज्य संख्या आने की, टोटल कितने में, 6 में से, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/2। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर 1/2। आंसर को हमेशा बॉक्स में बंद किया करो ताकि टीचर की डायरेक्ट नज़र आंसर में जाए, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो आपकी कॉपी चेक करने। अब गा नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे का गा नंबर। अब प्रश्न संख्या दूसरे का गा क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है, एक मीनार है, कितने मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, अब मीनार है, ठीक है, मीनार की छाया या तो इस तरफ बनेगी या तो इस तरफ, तो यहाँ लिख देते हैं मीनार की छाया। मीनार की छाया की लंबाई कितना है, 20√3, कितना है, 20√3 मीटर। इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो यार, सूर्य कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, सूर्य इस प्रकार से अगर यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस जगह पे, तो छाया इस तरफ बनेगी। और सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि कोई भी व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यही क्या होगा हमारा उन्नयन कोण। यही क्या होता है, उन्नयन कोण, ठीक है, ABC। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में तो कोण निकालने के लिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से होता है। लेकिन यहाँ पर उन्नयन कोण क्या है, A है, और लंब क्या है तुम्हारा BC, लंब क्या है BC, और आधार कितना है AB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, tan A बराबर BC जो कि हमारा कितना दे रहा 20, और AB कितना है 20√3, 20√3, यानी कि tan A बराबर 1/√3। और tan में जो मान होता है 1/√3 वो किसका होता है, tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का तो मान होता है 1/√3, तो A बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, अतः उन्नयन कोण A बराबर 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री, और यही क्या हमारा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या घ, इसके बाद प्रश्न संख्या घ देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे के घ में क्या कह रहा है, आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, ठीक है, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी बहुत बार, जिसका बहुत बार लक आए, यानी कि बहुत बार अगर जो संख्या आती है इन सारे आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको बोलते हैं बहुलक। जो आंकड़े हमारे पास 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का जो बहुलक होगा, तो गौर करिए 19 एक ये रहा, 2, 3, बाकी आप गौर कर सकते हैं। और कोई भी संख्या ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगी बहुलक बराबर 19, जो सबसे ज़्यादा बार आएगी, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब तीसरे नंबर को देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, है ना। पहला नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से 11वें पद का 3 गुना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का नंबर, ठीक है। अब समांतर श्रेणी का चौथा पद बराबर 0, और चौथा पद क्या होता a प्लस का 3d बराबर 0, क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस का 3d,
ए प्लस का 4d, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद ए प्लस का 3d, और चौथा पद क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का शून्य। ठीक है, तो ए बराबर माइनस का 3d, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि श्रेणी का जो 25वां पद है 11वें पद का कितना, 3 गुना है। ठीक है, 11वें पद का 3 गुना, 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। LHS ए 25 और 25वां पद, जितना भी पद होता है, तीसरा पद है तो d कितना है, 2d, चौथा पद में 3d, पहले पद में तो एक भी नहीं है और दूसरे पद में 1d, यानी कि जौन सा भी पद होता है उसमें d मान 1 कम होता है। तो 25वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस का 24d, दूसरे पद में 1d, तीसरे में 2d, चौथे में 3d, तो 25वें में 24d। समीकरण 1 से गौर करेंगे, a की जगह पे माइनस का 3d प्लस का 24d, 21 में से 3 जाएगा, सॉरी 24 में से 3 जाएगा तो 21d, यानी कि 25वां पद कितना बचा, 21d। RHS लेते हैं तो 3 इंटू A11, A11 यानी 11वां पद, d कितना हो जाएगा, 1 कम 10d हो जाएगा। तो 3 a की प्लेस पे समीकरण 1 से माइनस का 3d प्लस का 10d। अब देख सकते हैं माइनस प्लस का 10 में से 3 गया तो 7d और 7 21d। तो देख सकते हैं अतः A25 बराबर 3 इंटू A11, यानी कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना, और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, कर दिया हमने सिद्ध। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो समझाने के लिए बताया था। इसके बाद कह रहा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती। ठीक है, 2 खिलाड़ी है, कौन कौन, संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, किसके द्वारा, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, 0.62, है ना भाई। 2 खिलाड़ी हैं तो एक ही मैच जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर 2 प्लेयर्स के बीच में अगर कोई खेल होता है तो एक ही जीतेगा। यहाँ पर कह रहा है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, संगीता की जीतने की प्रायिकता ये है, यहां लिखेंगे अब प्रश्न संख्या तीसरे का खा, यहां लिखेंगे संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, PE बराबर कितना, 0.62, और यहां पर हम निकालते हैं संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, यानी कि PE के ऊपर बार 1 माइनस का 0.62। ठीक है, या फिर इसको 1.00 लिख देंगे, माइनस का 0.62, और 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, या 0.38, क्योंकि सूत्र होता है कि प्रायिकता जीतना और प्रायिकता का ना होना, ये ऐसा बोल सकते हैं, प्रायिकता का होना और प्रायिकता का ना होना किसके बराबर होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 के बराबर। तो मैच जीतने की जो प्रायिकता है संगीता और रेशमा की, ठीक है ना, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62, और उसके संगीता के मैच हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1 में से 0.62 हटा अलग कर देंगे तो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ही होता है, ये किसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला हो गया PE के ऊपर बार बराबर 1 माइनस का PE, ठीक है ना, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ही होता है। तो वही हमने किया, संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, ये जीतने की, हारने की 1 में से जीतने वाली प्रायिकता घटा दी इस कॉन्सेप्ट से, तो 0.38। अगर संगीता के मैच हारने की प्रायिकता 0.38 है, बात समझना, और जब संगीता हारेगी
तभी तो रेशमा जीतेगी। तो क्या लिखेंगे, जितने इसके हारने के चांसेस हो उतने रेशमा के जीतने के चांस हो जाएंगे। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता बराबर रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.38। और ये क्या हो गया आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरे का ग नंबर, ठीक है। तीसरे का क्या, ग नंबर। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा बराबर 3 और 1/3। क्योंकि द्विघात समीकरण के हम जो मूल मान लेते हैं, हालांकि हमने बताया आपको द्विघात समीकरण जो होता है द्विघात यानी कि 2 मूल, और द्विघात समीकरण के जो मूल है उसको हम अल्फा बीटा मान लें। तो द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा बराबर 3 और 1/3, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 प्लस का 1/3 बटे में 1 लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 3 तिरका 9 और 1 9 प्लस 1 यानी कि 10/3। और इसके बाद मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 इंटू 1/3 यानी कि 1। तो द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा कितने हो गए, 3 और 1/3। तो मूलों का योगफल कितना हो गया, 10/3, और मूलों का गुणनफल कितना, 1। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तब द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² मूलों का योगफल 10/3 x और गुणनफल 1 बराबर 0 बटे में 1 लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 1 से कटेगा 3 बार और 3 का गुणा 3x², 3 से 3 एक बार, 1 का 10 के साथ गुणा होगा तो 10x, और 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो 3। अब कैंची गुणा कर देंगे, तो देखो इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का गुणा होगा तो 3x² माइनस का 10x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा का नंबर, खा नंबर और गा नंबर। इसके आगे घा नंबर को हम कर नहीं पाएंगे अभी, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए पहले। तीसरे का घा नंबर क्या कह रहा है, तीसरे के घा नंबर को देखते हैं। तो कह रहा है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या तीसरे का घा नंबर। अब हमने यहाँ पर एक आयत के आकार का बाग बना लिया, इसकी चौड़ाई x मान ली। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो चौड़ाई हो गई तो लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो गई, ठीक है। अब मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई बराबर x प्लस का 4 मीटर। चूंकि बाग का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 मीटर। और जो आयताकार कोई भी क्षेत्र होता है ना उसका परिमाप कितना होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, और यहाँ पर लिखा अर्ध परिमाप यानी इसका आधा कितना हो गया 36 के बराबर। और लंबाई चूँकि हमारी x + 4 है और चौड़ाई कितनी है x बराबर 36, x और x जुड़ के 2x हो जाएंगे और 4 पक्षांतर हो जाएगा तो 36 माइनस का 4, तो 2x बराबर कितना बचेगा 32, और 2 से जब भाग देंगे तो 16 मीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई x बराबर 16 मीटर, लंबाई x + 4 बराबर 16 + 4 बराबर 20 मीटर। यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 16 मीटर और लंबाई कितनी निकली 20 मीटर। अगर दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 36, जो कि हमारा क्या हो गया अर्ध परिमाप, क्योंकि अर्ध परिमाप कितना बचा लंबाई प्लस चौड़ाई का योग, और लंबाई चौड़ाई का योग 36, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस टाइप का प्रश्न या फिर आपका √2 या √3 या √5 √7 को सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या। पहली बात तो देखिए चौथे को देखते हैं तो कह रहा है सभी खंड कीजिए। चौथे का क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + का √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए यार 2 को देखेंगे एक परिमेय संख्या और ये √3 अपरिमेय संख्या। अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ में कोई भी अपरिमेय संख्या गुणांक में, भाग में, जोड़ में, घटाने में अगर आपको दिखती है तो वो भी संख्या अपरिमेय हो जाती है। यानी किसी भी परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या किसी भी रूप में दिखे, जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में, तो वो संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। तो हमें दिख ही रहा कि 2 + का √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध करना, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अपोजिट। माना 2 + का √3 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है। 2 + का √3 बराबर p/q, जहां q डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप की होती है। और जब परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है तो हमने लिख दिया जहां p तथा q कोई सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, √3 लिखा, ठीक है, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो p/q - 2। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का प्रश्न कभी भी आता है, याद रखिए, जिसको अपरिमेय सिद्ध करने को कह रहा है उसको अपोजिट में हम परिमेय मान लेते हैं। तो वही हमने लिखा, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, तब 2 + √3 बराबर p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट ही होता है जहाँ p तथा q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इसका 2 पक्षांतर किया, p/q - 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, तब p/q - 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। थ्योरी का खेल है इस सवाल में और कॉन्सेप्ट का भी खेल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ये सवाल इजीली बन जाएगा। तो देखिए
2 इसका जो यहाँ लिखा था पक्षांतर करने के बाद ये कंडीशन हो गया, आपको पता होना चाहिए √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या कोई भी नियतांक है, जैसे कि पाई। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल दशमलव रूप में आ जाए। अब जैसे कि √2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.41 कुछ करके निकलता है। √3 का वर्गमूल निकालेंगे 1.73 निकलेगा। √4 का वर्गमूल 2 हो जाता, √4 का वर्गमूल 2 हो जाता, यानी कि √4 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल पूरी संख्या के रूप में आता तो वो संख्या परिमेय होती है, और अगर जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव रूप में आ जाए वो अपरिमेय होती। तो इसका वर्गमूल दशमलव रूप में आएगा ना, इसलिए ये अपरिमेय है। इसलिए हमने लिखा √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब P/Q, क्यों? इसके बराबर में लिखी ना ये, तब P/Q - 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब मैंने बोला कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है तो उसके साथ में कंफर्म आप गौर करना कोई ना कोई अपरिमेय संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में होगी, अपरिमेय संख्या होगी, चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है। तब निश्चित ही यार, जब 2 परिमेय संख्या है तो निश्चित ही P/Q एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निश्चित ही अपरिमेय संख्या है, यानी कि P/Q अपरिमेय है, जबकि हमने माना क्या था? परिमेय। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी यह कल्पना गलत है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। टोटल थ्योरी का खेल है, इसमें टोटल थ्योरी का खेल है। जब P/Q अपरिमेय संख्या हो गई ना, तो P/Q के बराबर में ही तो लिखी है, इसलिए हमने लिखा हमारी यह कल्पना गलत है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। बस ये सिद्ध करना, 2 नंबर का पेपर में आता है, बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा चौथे का खा, प्रश्न संख्या चौथे का खा नंबर। ठीक है, चौथे के खा में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहली चीज देखो, बेलन का आयतन क्या होता? बेलन का आयतन होता πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता? बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πrh। ठीक है, तब सिद्ध करना है। सिद्ध करना बेलन के आयतन का दुगना, बेलन का आयतन, इसका क्या करना? दुगना, उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ गुणे आधार त्रिज्या, ये सिद्ध करना। तो LHS लेंगे, 2 गुणे बेलन का आयतन 2, बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, इसके बाद RHS लेंगे, वक्र पृष्ठ गुणे आधार त्रिज्या, वक्र पृष्ठ गुणे आधार त्रिज्या। अब वक्र पृष्ठ कितना है? 2πrh, और आधार त्रिज्या कितनी? r, और r का गुणा हो जाएगा तो r² हो जाएगा, यानी कि 2πr²h।
बेलन का आयतन लिखा, बेलन का वक्र पृष्ठ लिखा, सिद्ध करना था कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के बराबर। तो ये लिया हमने बेलन का आयतन, उसका दुगना किया तो 2 पाई r² h निकला, और RHS लिया वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या, तो ये भी 2 पाई r² h निकला। अतः LHS बराबर RHS, और यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना था कि बेलन के आयतन का दुगना, ये लिख भी लिया हमने ना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के बराबर होता है गुणनफल के। ठीक है, तो इसके आगे तो जगह है नहीं हमारे पास, तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं चौथे का गा नंबर। तो लिखा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a न्यून कोण है, यानी कि जो a का मान निकलेगा तो a का 3 गुना करने पर 90 से कम आना चाहिए। 3a न्यून कोण का मतलब है कि 3a हमारा 90 से कम है। सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या चौथे का गा नंबर। क्या लिखा है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इस साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। इस साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस 3a। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा को हमने कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिया, बराबर कॉस a माइनस का 26। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता ना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता ना, ये साइन थीटा ही लिखा है। ठीक है ना, इस साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में, और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब है साइन थीटा, यानी कि साइन 3a ही बच जाएगा, यानी कि साइन 3a को हमने इस रूप में लिख दिया। अब चूंकि कॉन्सेप्ट होता है, चूंकि कॉस a बराबर अगर कॉस b मिलता है तो कॉन्सेप्ट होता है a बराबर b का। ठीक है, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस का 26, तो माइनस 3a और a इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का 26, और 90 इस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये 90 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4a 6 और 9 2 11, माइनस का माइनस कट गया, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 3 4 नाम 36, यानी कि a बराबर कितना निकला 29 डिग्री। तो 3a निकाल लें तो 3 गुणे 29 यानी कि 87, और ये क्या निकला न्यून कोण, यानी कि बोल सकते हैं कि a हमारा जो 90 डिग्री निकला वो 29 होगा, वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इसके बाद प्रश्न संख्या चौथे का घ क्या रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब बिंदु कितना है, a और b मान लिया। a जो बिंदु दे रहा है, एक दे रहा है -1 और 7। ठीक है, जो बिंदु -1 7 और 4 -3 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। 2:3 यानी कि यहाँ पर कोई सी बिंदु है जो क्या कर रहा है, 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंततः विभाजित कर रहा है। तो इस सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसे हम एक्स वाई मान लेते हैं। यही लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2, ये रहा m और ये रहा n।
तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु सी के निर्देशांक। तो अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्योंकि अंतःविभाजित कर रहा है ना, ये जो बिंदु है कोई अंतःविभाजित ही तो कर रहा 2:3 के अनुपात में, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है। आपके 10th में अंतःविभाजन का ही सूत्र है सिर्फ। तो लिखेंगे अतः बिंदु सी के निर्देशांक x, y, यानी बिंदु सी बराबर, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, तो c जो x y बिंदु है, m कितना दे रहा हमारा 2 और x2 4, n जो कि 3 है, और x1 कितना माइनस का 1 और 2 प्लस 3। ठीक है, और my2, m कितना 2, y2 यानी कि -3, n कितना 3। ठीक है, और y1 कितना 7 बटे 2 प्लस का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 3 बटे 5 माइनस का 6, 7 21 बटे 5, तो 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5, और 21 में से 6 गया 15 बटे 5, और 5 से 5 कट गया 1, और 15 कट गया 5 से 3। तो सी जो बिंदु के निर्देशांक हो गए वो कितने हो गए 1,3, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस सेट को हम यहीं तक रहने देते हैं, और कल की नई वीडियो में मिलेंगे हम आपको दोबारा, और आगे के प्रश्न संख्या 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि अब तक आप हमारी वीडियो पे बने थे और आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, और एक जोश के साथ हम पुनः आपको नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।